गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आईएसी विक्रांत। तो आईएसी का मतलब इसमें क्या है? इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया का ये अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये आने वाले टाइम में इसी अगस्त 2022 में कहा जा रहा है कि कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये बस सी ट्रायल्स चल रहे हैं इसके, और जो है अब अगला सी ट्रायल इसका आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगस्त में 2021 में मतलब जो है इसका सी ट्रायल किया गया सबसे पहली बार, और फिर अक्टूबर नवंबर में भी इसका सेकंड सी ट्रायल किया। अब थर्ड सी ट्रायल किया जाने वाला है, और उसके बाद जो है अगस्त 2022 में अगर सब सही रहा तो इसको कमीशन किया जाने वाला है। तो ये हमारे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो है वो इंडियन नेवी के लिए बना रही है इसको। और जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग विक्रमादित्य आईएनएस विक्रमादित्य आपको पता होगा, उससे ये एडवांस प्लेटफॉर्म है। हमारा आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो स्टीम प्रोपेल्ड है, मतलब वो स्टीम से चलता है, और जो ये है वो 4 गैस टर्बाइन्स इसमें लगी हैं, ये गैस से चलता है। तो अब ये 76% इसके अंदर इंडिजनाइजेशन कंटेंट है, मतलब जैसे कुछ चीज़ें हमने इसमें बाहर से भी ऑफ कोर्स प्रोक्योर करके लगाई हैं, लेकिन इसको बनाने का काम इंडिया में ही किया गया है। जो है ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया में बन रहा है। विक्रांत का मतलब जो है होता है करेजियस, और इसका जो मोटो है शिप का वो है जायमा सम युद्धि स्पर्धा, मतलब आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये ऋग्वेद से लिया गया है, और आने वाले टाइम में अगस्त 2022 में इसको कमीशन कर दिया जाएगा, और सारे फ्लाइट ट्रायल्स इसके मिड 2023 तक जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एआईआईबी, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये क्यों न्यूज़ में चल रहा है? क्योंकि जो हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उन्होंने इसको इसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो ज्वाइन किया है एआईआईबी को। तो एआईआईबी जो है वो एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, और जो कि सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स एशिया रीजन में उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। अब याद रखो, सिर्फ एशिया में ही इसकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, ये वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स करेगा। 2015 में इस बैंक को बनाया गया, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। जनवरी 2016 से इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। बहुत ही पॉपुलर है, G20 नेशंस में से 14 नेशंस जो है वो इसके मेंबर हैं। ऑफ कोर्स यूएस ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम भी इसके मेंबर्स हैं। और चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, क्योंकि चाइना लेड बैंक है ये। 26% जो शेयर होल्डिंग है वो चाइना के पास है, उतने ही वोटिंग राइट्स भी हैं। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो इंडिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। तो अभी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक हार्मोनाइज गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी निकाली है। मतलब कि क्या क्या जो है वो कैसे हम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को यूनिवर्सली एक्सेसिबल बना सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये गाइडलाइंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कहने पर निकाली हैं, और ये बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देना चाहती है इंडिया में। उसमें कहा गया है कि रैंप्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है जैसे जो व्हील चेयर्स हैं उसको जाने में आसानी हो। पब्लिक बिल्डिंग्स और जो ट्रांसपोर्ट है हमारा फुली एक्सेसिबल होना चाहिए सारे व्हील चेयर यूज़र्स के लिए। तो ये जो रैंप्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब हम एक्सेसिबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को डिस्कस ना करें। तो उस कैंपेन को भी देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो है, उन्होंने ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया था। ये एक बैरियर फ्री और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना चाहता है दिव्यांगजन्स के लिए पूरी कंट्री में, और ये सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसको उसके ऊपर जो है उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो ये हमारे फिजिकल, सोशल या स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जो एटीट्यूडनल भी बैरियर्स हैं, वही जो है असली दिव्यांगजन्स को जो है हमारी सोसाइटी में इक्वली पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। तो उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सिर्फ फिजिकल बैरियर्स नहीं ख़त्म करने हैं, एटीट्यूडनल चेंज भी आना चाहिए। सोशल और स्ट्रक्चरल बैरियर भी जो हमारे दिव्यांगजन्स के खिलाफ हैं उनको भी रिमूव करने के लिए ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया है। ठीक है, अब ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहता है, तो इसके अंदर कुछ टारगेट्स हैं। टारगेट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो टारगेट्स हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला टारगेट तो ये था, ऑफ कोर्स इसको जो है
रियलाइज़ करने का टारगेट था कि 2018 में जब ये 18 में जो ये सारे टारगेट्स को लॉन्च जो है अचीव करने का टारगेट ये था। पहला टारगेट था कि 25 से 50 ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी 50 सिटीज़ के अंदर जो कि फुली एक्सेसिबल होंगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब ये दिस ईयर कौन सा था? जब एक्सेसिबल इंडिया लॉन्च किया गया 2018 में। अब जो है 50% जो है सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो नेशनल कैपिटल रीजन में और सारी स्टेट कैपिटल्स में वो फुली एक्सेसिबल होंगी दिसंबर 2018 तक। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो बिल्डिंग्स जो हम फुली एक्सेसिबल बनाएंगे उनको उनकी हम 50% उन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का हम एक्सेसिबिलिटी ऑडिट भी करके देखेंगे कि क्या ऐसा सच में हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो 2019 तक जो है ये ऑडिट भी कंप्लीट होना था, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि ये अभी तक जो है पूरा नहीं हो पाया है। जनवरी 2020 में लोकसभा में जब मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बताया कि ये टारगेट्स अचीव हम नहीं कर पाए हैं। उसके बाद कोविड की सिचुएशन आ गई तो ये टारगेट्स अभी भी अचीव नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक और ये भी टारगेट था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स फुली एक्सेसिबल उसी टाइम बना दिए जाएंगे और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मार्च 2018 तक जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो काफ़ी हद तक हमने अचीव कर लिया है। सारे जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे वो ऑलमोस्ट एक्सेसिबल बना दिए गए हैं, दिव्यांगजन फ्रेंडली हमारे बन चुके हैं ऑलमोस्ट ये जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है जलीकाटू। तो जलीकाटू जो है आपको पता है बुल टेमिंग स्पोर्ट है, लेकिन इस साल कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये खेला जाता है वहाँ पर इसको ऊपर बैन लगा दिया गया है। और ये जलीकाटू है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये बहुत न्यूज़ में रहता है, पोंगल के टाइम पर ये खेला जाता है स्पोर्ट। तो ये माटू पोंगल का पार्ट है, थर्ड डे जो होता है पोंगल फेस्टिवल का, तब ये खेला जाता है। इसको एरू थजुवुथल और मंजू विरुतु भी कहते हैं। थर्ड डे ऑफ पोंगल पे इसको जो है कैटल को डेडिकेट करते हैं। तो हम बुल को इसलिए प्रेसिडेंस देते हैं क्योंकि बुल हमारे को प्लोइंग ऑफ फील्ड में हेल्प करता है। तो पोंगल भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इसलिए हम बुल को इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो बुल्स जो हैं वो हमारे एक कॉमन प्लेस पर लाए जाते हैं और फिर ये रिचुअल जो है स्पोर्ट खेला जाता है। अब ये एक ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में पीजेंट कम्युनिटी जो है वो अपने बुल्स को जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, नेटिव बुल्स को, प्योर ब्रीड को, और उसी के साथ जो है ये जलीकाटू खेला जाता है। अब बैन भी हुआ था इसके ऊपर, आपको पता होगा 2007 में सबसे पहली बार लीगल स्क्रूटिनी में आया जलीकाटू। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पेटा ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन मूव की अगेंस्ट जलीकाटू और हर तरह की बुलॉक कार्ट रेस के खिलाफ। फिर 2009 में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और जो गवर्नर ने साइन किया और इस बैन को रोक दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाने की कोशिश की थी। फिर लेकिन 2011 में क्या हुआ कि यूपीए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बुल्स को ऐसी एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया जिनकी ट्रेनिंग और एग्जीबिशन करना प्रोहिबिट कर दिया। 2014 में जब है न्यू गवर्नमेंट जब आने लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाके इसको जो है वो इस बैन को हटा दिया था, ठीक है। तो अब हमको ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि बैन हुआ था या नहीं हुआ था, हमें इतना पता होना चाहिए कि जलीकाटू क्या है, कब इसको खेला जाता है, और ये जो है पोंगल फेस्टिवल के आसपास आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है दरवाज़ा गैस क्रेटर। तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है कि वो अपने साइंटिस्ट को कह रहे हैं कि जो दरवाज़ा गैस क्रेटर जो कि अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है उससे 260 किलोमीटर्स एरिया दूर है, वहाँ पर कराकुम डेजर्ट है, वहाँ पर ये दरवाज़ा गैस क्रेटर जिसको गेटवे ऑफ टू हेल भी कहते हैं उसको किसी तरह से बंद करने की कोशिश की जाए। तो ये कराकुम डेजर्ट में पड़ता है और ये पिछले 50 साल से बर्न हो रहा है। तो 69 मीटर्स वाइड ये एक एरिया है, 30 मीटर्स डीप एरिया, यहाँ से गैस का रिसाव हो रहा है और यहाँ पर आग लगा दी गई थी। तो ये आग जो है 50 साल से पिछले जल रही है। तो हुआ क्या था कि 1971 में कहा जाता है कि उस टाइम सोवियत यूनियन के जो जियोलॉजिस्ट थे वो ऑयल की ड्रिलिंग कर रहे थे काराकुम डेजर्ट में, और उनको ये नेचुरल गैस का जो है एक पॉकेट था यहाँ पर, उनसे खुदाई हो गई, तब से नेचुरल गैस रिसाव होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये मीथेन जो है ये जो नेचुरल गैस है ये थोड़ी सी ही गैस होगी, तो उन्होंने इसलिए उसके ऊपर आग लगा दी कि ये जो गैस है ये बर्न हो जाए, ये एटमॉस्फेयर में ना जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा मीथेन इसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि ये पिछले
50 साल से जलती आ रही है और ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है। तो इसीलिए जो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक्सपर्ट से पूछा है कि किसी तरह से हम इसको जो जो ये आग लगी है, जो ये बर्निंग हो रही है, इसको हम रोक सकते हैं। और क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इसको जलाने की बजाय, जिससे कि हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कर रहे हैं इस, और हम नियर बाय जो लोग रह रहे हैं उनकी हम हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, इससे अच्छा हम इसे बुझाकर जो इसके नीचे की मीथेन है उसको हम यूज़ कर सकें, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकें। इसीलिए उन्होंने बोला है कि क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये एक्सपर्ट से पूछा है। अब मीथेन के जो लीक्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं या नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो मीथेन जो है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन का, और आपको पता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है। 1 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं सिर्फ मीथेन की वजह से, ठीक है। और अगर हम 20 साल का पीरियड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल होता है मीथेन के अंदर, ठीक है। अप टू 50 अगर मीथेन के ऑनशोर लीकेजेस हुए हैं गैस के, तो 31 जो है वो तुर्कमेनिस्तान में ही हुए हैं। तो ये तुर्कमेनिस्तान की सिचुएशन बहुत पुअर है इस मामले में, वहाँ पर गैस का रिसाव बहुत होता रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वीर बाल दिवस। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दिसंबर 26 को अब से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनके दो जो है जो उनके दो सन थे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, उन्होंने मार्टरडम अटेन किया था 26 दिसंबर को। तो इसीलिए जो है वीर बाल दिवस उस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जूझर सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। तो ये चारों के चारों जो है वो खालसा में उनको इनिशिएट किया गया था, और उन चारों को जो है मुग़ल फोर्सेस ने उनकी 19 साल की उम्र पहुंचने से पहले पहले ही उन सबको चारों को मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। तो इनको हम चार साहिबजादे के जो ये सेक्रीफाइस और इनके वैलर को हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, इनको हम इनके लिए अरदास करते हैं हमेशा। तो दिसंबर 26 की इवेंट क्या थी, हुआ क्या कि जो साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी थे उनको मुगल्स ने उनकी ग्रैंड मदर के साथ, माता गुजरी जी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की मदर थी, उनके साथ उनको पकड़ लिया और उनको ब्रिक के अंदर दबा कर जो है वो सफोकेट करके मार दिया, उनको मतलब एक तरह से दीवार में चुनवा दिया, ठीक है। और जब उनको चुनवाया तो वो सिर्फ 9 साल के थे जोरावर सिंह जी, और जो साहिबजादा फतेह सिंह जी थे वो सिर्फ 6 साल के थे। सोच लो, इतने छोटे बच्चे धर्म के लिए जो है वो एक तरह से उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आज तक का ब्रेवेस्ट सेक्रीफाइस माना जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो इसीलिए जो है हम इस साल से वीर बाल दिवस के रूप में दिसंबर 26 को सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is IAC Vikrant. So IAC means Indigenous Aircraft Carrier. So Indigenous Aircraft Carrier Vikrant is going for third set of sea trials this year, and the first maiden sea the maiden sea trials of IAC Vikrant were held in August 2021. Later on in October and November period also the second sea trials occurred. Now the third sea trials will occur before this Vikrant will join the Indian Navy in August 2022. So the plan is for commissioning this indigenous aircraft carrier in by August 2022. Okay, so this is the indigenous aircraft carrier. It is being developed. It is being constructed by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy, and the degree of indigenization in IAC Vikrant is about 76%. So about 24% material is sourced from abroad. Rest of the material is being sourced from India only. Okay, so unlike Vikramaditya, Vikrant is a modern aircraft carrier. It is not steam propelled, but it has 4 gas turbines. So some of the gas turbines have been taken from Germany, and some are taken from General Electric. So this is the first aircraft carrier which is built in India. This Vikrant means courageous. So it also has a motto, namely
Jaima Sam Yuddhi Spradha, which is taken from Rig Veda, and it means I defeat those who fight against me. Okay, so this Vikrant is scheduled to be commissioned into service by the year 2022, and by mid 2023, all flight trials will be completed and it will come into service. Okay, so now let us see the next topic, which is AIIB, that is the Asian Infrastructure and Investment Bank. So, former RBI Governor Urjit Patel has joined as the Vice President of AIIB. So now we have to see what this AIIB is. So it's a multilateral development bank. It is led by China. China initiated this, and it came into force in December 2015, and it started its operations in January 2016. So it is headquartered in Beijing, and its aim is to improve social and economic outcomes in Asia. But of course, its investments will not be limited to Asia only. So 14 of the G20 nations are members of AIIB, and of course US has not joined it because it is led by China. So France, Germany, Italy, and UK are part of AIIB. They are not. They were initially against it, but they eventually joined the bank. So China is of course the largest shareholder, but India is the second largest shareholder of AIIB. Okay, followed by Russia and Germany. So now let us see the next topic, which is universal accessibility in India. So the Central Public Works Department has released harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India. So this guidelines have been released by the CPWD, which is under the Ministry of Housing and Urban Affairs. So they are basically saying that to create a barrier-free environment, we have to construct ramps because they are important for accessible mobility option. So in all public buildings and transport, wheelchair users are there. Even parents who are pushing a child's pram needs these ramps, etc. So these ramps are very important. So several other guidelines for making these infrastructure or public buildings accessible by all are issued by this CPWD. So while we are discussing universal accessibility, we cannot miss the Accessible India campaign. So this Accessible India campaign is a nationwide flagship campaign of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, which comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. So the aim of this campaign is to make a barrier-free and conducive environment for all the Divyangjans in the country. So we know that not on just the physical barriers, but social, structural, and attitudinal barriers also prevent persons with disabilities from participating equally in the society. So this Accessible India campaign is not just confined to create accessible infrastructure in the country, but also to create awareness so that social and attitudinal barriers can also be eliminated. Okay, so there are certain targets with respect to infrastructure creation, how to create an inclusive infrastructure in the country. So there are certain targets. Of course, many of them have not been met yet, because it was confirmed by the Minister of Social Justice and Empowerment to the Lok Sabha. So the first target was to build at least 25 to 50 most important government buildings in 50 cities and make them fully accessible by the end of this year. When I'm saying this year, this target was to complete it by the year 2018. Okay, but of course that has not happened yet. And the second target was making 50% of all government buildings of National Capital Region and all other state capitals fully accessible by December 2018. This also has not been achieved as of yet. The third target was to make an accessibility audit of 50% of government buildings which were to be constructed in the first and second target. So this has by the time, of course, to December 2019. But in January 2020, the Minister of Social Justice and Empowerment confirmed that the targets have been missed, and after that the corona situation came and the targets have not been met as of yet. Okay, so
Another target was to make all international airports fully accessible and domestic airports fully accessible by the time of March 2018. Of course, this target has been achieved by and large, and rest of the targets are yet to be fully achieved. Okay, so now let us see the next topic, which is Jallikattu. So, after a steep rise in daily cases of COVID 19, the district administration in Vellore, Tiruvannamalai, Ranipet, and Tirupatur have decided that they will ban the conduct of Jallikattu events. So, Jallikattu is a part of Matu Pongal. So, it is celebrated on the third day of Pongal. It is a festival. You know that Pongal is a harvest festival. So Jallikattu is also known as Eru Hazuvuthal or Manju Viratu. Okay, so it is celebrated on the third day of Pongal. This day is dedicated to the cattle. So bulls are brought to a common place where this ritual happens. It's a sport, you know, this bull taming sport of Jallikattu. So this is played on the third day of Pongal. So generally, bulls are associated with the plowing of field. That's why, and this Pongal is a harvest festival. That's why bulls are given precedence over cows in this festival. And peasant community preserve their pure breed native bulls for Jallikattu. Okay, so there were controversies regarding Jallikattu also. So you can read it here, but I will just read it out once for you. So it started in 2007 when Animal Welfare Board of India and PETA moved petitions to the Supreme Court against Jallikattu, but Tamil Nadu government in 2009 made a way out of these petitions by passing a law in favor of Jallikattu, and in 2011 the UPA government brought bulls to a list of animals whose training and exhibition is prohibited. In 2014, the Supreme Court banned this Jallikattu, citing the 2011 notification that the use of bull in training and exhibition is prohibited. But later on, of course, the Tamil Nadu government passed a law to nullify that Supreme Court decision. Okay, so now let us see the next topic, which is Darwaza gas crater. So Turkmenistan president has ordered experts to find a way out to extinguish a fire which is burning since the year 1971 in the Darwaza gas crater. So this Darwaza gas crater is located in Karakum Desert, which is 260 kilometers away from Ashgabat, which is the capital of Turkmenistan, and it is burning from the last 50 years. Okay, so it is about 69 meters deep, wide, and 30 meters deep. So what happened in 1971 was that Soviet geologists were drilling oil in that region, and they accidentally hit a pocket of natural gas, and they saw that this gas was oozing out of it. They thought that it is just a small amount of gas, so they, instead of polluting the environment with gas, they decided to burn that gas, and they thought when the gas would be over, this burning of gas would also this burning would also get extinguished automatically. But they had no idea that this was such a big resource of methane, that this burning is continuing from the last 50 years. Okay, so that's why the president of Turkmenistan is saying that instead of uh, letting it burn and affecting the environment and health of the nearby people, why don't we just extinguish it and utilize the methane gas that is burning otherwise and getting wasted. Okay, so that's why he has asked the experts to find a way out to extinguish this fire so that the valuable natural resources can be utilized. Okay, so how harmful are methane leaks? So as per UNEP, methane is the primary contributor to the formation of ground level ozone. You know that ground level ozone is a pollutant, harmful pollutant, and it takes about 1 million it gives about 1 million premature deaths every year. Okay, so methane is also a powerful greenhouse gas. If we compare it in a 20-year period, it is about 80 times as potent at warming than carbon dioxide. So it is a very potent global it is a very potent greenhouse gas. That's why
methane leaks can be very harmful, and it has been found that out of the 50 most severe methane gas leaks in 2019, 31 happened in Turkmenistan only. Okay, so now let us see the next topic, which is Veer Bal Divas. So PM Modi has recently announced that government has decided to mark 26th December as Veer Bal Divas in the memory of Guru Gobind Singh Ji's sons. Okay, so on this very day, Sahibzada Zorawar Singh Ji and Sahibzada Fateh Singh Ji attained martyrdom when they were executed by the Mughals in 1705. Okay, so Guru Gobind Singh Ji had four sons: Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Jujar Singh, Sahibzada Zorawar Singh, and Sahibzada Fateh Singh Ji. Okay, so all of them were initiated into Khalsa, and all of them were executed by Mughal forces before the age of 19. Okay, so on December 26th, what happened is that Sahibzada Zorawar Singh Ji and Sahibzada Fateh Singh Ji, who were just 9 years and 6 years old respectively, they were captured with their grandmother Mata Gujri, who was the mother of Guru Gobind Singh Ji, and all of them were put to death by the cruel Mughal forces, and they were suffocated inside a brick enclosure. So they were put inside a brick alive, and they died after suffocation. Okay, so this is they made such a supreme sacrifice of themselves for dharma, and this is considered as the bravest sacrifice for dharma by any young boys in Indian history. Okay, that's why the government has decided to mark this day, 26th December, as Veer Bal Divas Day in the memory of Sahibzada Zorawar Singh Ji and Sahibzada Fateh Singh Ji. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.